अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज यूएचएस केमिस्ट्री में गैसियस चैप्टर से जो पास पेपर आ चुके हैं 2010 से लेकर 24 तक उनको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट जो है एक डिटेल डिस्कशन होगी। बाकी जो है चैप्टर्स के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पर बाकी चैप्टर्स के भी पास पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1। All the condition collision between the particles of gases are elastic in nature. What is meant by elastic collision? वगैरह इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है? जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी कहती है कि गैसेस के अंदर इलास्टिक कोलिजन होती है, उससे क्या मुराद है एमडी कैट 2019 में। तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है कि जब भी कोई दो मोलिक्यूल्स या फिर दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो तब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, और जब वो आपस में कोलाइड करने के बाद वापस मूव करती हैं इस तरफ, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तब भी वही रहनी चाहिए। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और ये कोलिजन के बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होनी चाहिए? ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए कोलिजन के पहले और बाद में, तो वो है इलास्टिक कोलिजन। तो हम देखेंगे ये कौन सी ऑप्शन है। द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज, नहीं ये तो बात गलत है, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, हमने ये कहा वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। बी है नो चेंजेस इन द मास ड्यूरिंग द कोलिजन, ये भी बात ठीक नहीं है। नो चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी, ये बात ठीक है। सी वाली की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एवोगाड्रो लॉ। एमडी कैट 2010 में आया हुआ सवाल है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन से हम तीनों लॉज को ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट कांस्टेंट रख के। मगर जब हम एवोगाड्रो लॉ ड्राइव करेंगे तो हमें पता है एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस एक्सप्रेशन को हमें एक्चुअली ड्राइव करना है इस काइनेटिक मोलिकुलर आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, अगर ये V को एक साइड पर रख लें और nRT, और ये जो इधर P था ये इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये इधर आकर P नीचे आ गया। अगर हमें ये इनका रिलेशन बनाना है, V का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन बनाना है, तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखने चाहिए, कांस्टेंट, जो कि एवोगाड्रो लॉ में कांस्टेंट ही होते हैं। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो फिर आप देख लें सारी चीज़ें कांस्टेंट आ जाएंगी, सिर्फ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन बन जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि एवोगाड्रो लॉ का रिलेशन है। तो ये कब बना, जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा इस वाली इक्वेशन में। तो वो यही सवाल में लिख रहा है कि ये देखो एक इक्वेशन लिखी है जिसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन कहा है, और कब इसमें एवोगाड्रो लॉ होगा, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, और ये अच्छा सवाल है तीसरा, कह रहा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का उसने एक्सप्रेशन पूछा है। तो आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका एक्सप्रेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, और आपको ये एक्सप्रेशन वगैरह याद करने हैं। वो है 3RT/m, m मतलब मोलिकुलर मास। और इसमें अगर देखें तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस मोलिकुलर मास के, किसके, मोलिकुलर मास के, जिसको हम कहते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ गैस के। रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। टेम्परेचर को अगर देखेंगे तो टेम्परेचर से ये डायरेक्टली रिलेशन है, रूट मीन स्क्वायर का टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन है। तो टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm आर। 2012 का सवाल। तो सवाल उसका ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है H2 वो हमारे पास कितनी है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता है कि कोई भी गैस जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो वो 1 मोल की इक्वल होती है। तो 1 मोल का ही इतना वॉल्यूम होता है,
1 मोल की इक्वल होती है, ठीक है। और 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। और एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसमें 6.0 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे भी आप देख के बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 मोल में होता है और 1 मोल में 6.0 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पर है सी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए ऑप्शन में 6.02 नहीं है 60.02 है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, देर आर 4 गैसेज हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री। टेम्परेचर इनका कांस्टेंट है 0 डिग्री है। कह रहा है विच गैस शोज ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर, किस गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नॉन आइडियल बिहेवियर का जो रिलेशन बताया था वो वैन डर वाल्स इक्वेशन ने बताया था, और उससे आपको पता चलता है कि नॉन आइडियल बिहेवियर 2 वजह से होता है। और किसी भी गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर देखना हो तो उसकी 2 चीज़ें देख लें। नॉन आइडियल बिहेवियर, तो उसकी 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, उसकी ए और बी जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू देख लें। अगर ए और बी जो कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से जो नॉन आइडियल बिहेवियर है उस गैस का ज़्यादा होगा। तो जिस भी गैस की ए और बी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हुई तो उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा। अब ए और बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो ए हमें पता चलता है पोलर नेचर से, जिसकी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसके लिए ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर ए की वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा, नॉन आइडियल बिहेवियर। और अगर बी की बात करें तो बी हमें चलता है मॉलिक्यूल के साइज़ से पता, जिसका मॉलिक्यूल का बड़ा साइज़ हुआ तो उसमें बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर बी की वैल्यू भी ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से भी नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा आएगा। तो अभी जो हमारे पास गैसेज हैं अगर आप देखें तो सारी गैसेज जो हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, चाहे वो आपको हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये चारों ही गैसेज जो हैं वो नॉन पोलर है। तो मतलब नॉन पोलर होने की वजह से उनमें ये ए वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। अब बात आ जाती है बी वाले फैक्टर में, तो हमें देखना है कि नॉन आइडियल बिहेवियर सबसे ज़्यादा किसका है। तो उसमें देखेंगे कि बी की वैल्यू किस में सबसे ज़्यादा है, और बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने के लिए हम देखेंगे कि मोलिकुलर साइज़ किसका सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे एक तो हाइड्रोजन तो छोटे साइज़ की होती है, बिल्कुल उसमें एक ही शेल होता है, जबकि जो नाइट्रोजन है ये भी छोटे साइज़ की होती है, हीलियम भी छोटे साइज़ की होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बड़े साइज़ की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े साइज़ की होती है, क्योंकि इसमें तीन एटम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बड़े साइज़ की होगी। तो हमारा आंसर होगा बी, सी। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर होता है ड्यू टू ग्रेटर बी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से। तो एक ये अच्छा सवाल था। ये आपकी बुक में वैसे ग्राफ बना भी हुआ है जिसमें आपको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो ज़्यादा नॉन आइडियल है, मगर ऐसे भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। ग्राफ से आप कैसे रट्टे मार सकते हैं। आगे है विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल लॉ, कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ग्राफ तो आपको बहुत ज़्यादा रटे हुए हैं, एफएसए में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे कि बॉयल्स लॉ के 4 ग्राफ हैं। एक तो ये कि अगर आप P और V का रिलेशन बनाएं, P और V का रिलेशन, तो उसकी वजह से इस तरह की कर्व मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे P और V का जो रिलेशन बना हुआ है उसमें कर्व नहीं बनी हुई, तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है एक उसने ये ग्राफ दिया है PV और P का रिलेशन। तो PV और P के रिलेशन में जो ग्राफ बनता था अगर आपको याद हो तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती थी, PV और P के रिलेशन में इस तरह का कांस्टेंट ग्राफ बनता था, तो वो भी नहीं हो सकता। B वाला भी गलत लिखा हुआ है उसने। अगर आप देखें तो C ऑप्शन में उसने लिखा है P और 1/V का ग्राफ। हाँ, ये आप लोगों ने देखा था कि अगर हम P और 1/V को एक दूसरे के इर्द गिर्द प्लॉट करें, P और 1/V, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये वाला जो ग्राफ है C वाला ये करेक्ट है बॉयल्स लॉ के लिहाज से, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे P और 1/V का ग्राफ यहाँ पर जो उसने बनाया है वो कर्व बनाई हुई है, तो ये कर्व नहीं आती, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये हमारा आंसर C हो जाएगा। आगे है एक सवाल हमारे पास कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ R एट STP।
अच्छा, एसटीपी से मुराद स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और अगर आप देखेंगे एसटीपी से स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से मुराद कि टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर जिसको हम 273 केल्विन भी लिखते हैं, और जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए, 1 atm। तो इसकी कंडीशन के ऊपर आपने रखना है। तो आपको पता है कि जब हम प्रेशर को atm में रखें तो आपके पास जो R की वैल्यू आती थी वो आती थी 0.0821। प्रेशर ATM में रखा है, ATM। वॉल्यूम हम रखते थे उसमें डेसीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम की यहाँ पर यूनिट आ जाती डेसीमीटर क्यूब, और पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी STP के ऊपर। इसके अलावा जो है अगर आप ये वाली वैल्यू देखेंगे, ये जो ऑप्शन में ये वाली वैल्यू दी गई है, ये SI के अंदर आती है, तो हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और केल्विन में देखना है, तो वो हमारे पास आएगी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, जो कि हमारे पास ऑप्शन है बी वाली। जबकि सी में देखेंगे तो उसने 0.021 तो लिखा है, मगर यूनिट उसके कुछ और लिखनी है। यूनिट हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाले चाहिए, ठीक है, ATM डेसीमीटर क्यूब में, यहाँ पर कैलोरीज में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा बी आंसर हो सकता है। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है, ये हमारे पास एक वैन डर वाल इक्वेशन है जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम की क्वेश्चन की। वो कह रहा है इसके अंदर ये V-N के अंदर V-NB जो लिखा हुआ है, यहाँ पर B क्या रिप्रेजेंट करती है। तो B के हमारी बुक में भी लिखा है, आप पढ़ते भी हैं कि B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल है, एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, अकेला एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, MD कैट 2017 में आया हुआ सवाल। अच्छा, एक और सवाल है 2019 में आया हुआ, 2018 में, ये 2018 में। अब इस सवाल को देख के लगता है कि इसमें ये देखो उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप होगा, मगर न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, आप अभी देखिएगा। गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर इन द पिस्टन मूव अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रीली मूविंग ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। उसने सिर्फ ये पूछा कि अगर हम टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट शो होगा। तो पहला अगर आप पॉइंट देखें कि उसने क्या लिखा है, तो कोलाइडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लोअर। तो क्या ऐसा होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? तो इसको आप थ्योरेटिकली तो आप अज्यूम कर ही सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो एक दूसरे से ज़्यादा रैंडमली कोलाइड करेंगे, तो कोलाइडिंग कैपेबिलिटी फिर इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, कोलाइडिंग कैपेबिलिटी क्या है, लोअर हो, मगर ये गलत है। तो इसको मैं एक तो आपको थ्योरेटिकली आपको बताया, एक आप इसको इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, जिस तरह आपने अभी बताया C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो हमने रिलेशन अभी देखा वो था 3RT ओवर मोलिकुलर मास। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, वेलोसिटी से हमारा स्पीड, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब वो इंक्रीज़ होगी तो उनकी वजह से कोलिजन भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो कोलिजन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़, मगर यहाँ पर उसने क्या लिखा है, कोलिजन लोअर होगी, मगर ये गलत हो गया हमारा आंसर। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती। बी ऑप्शन में उसने लिखा है प्रेशर विल बी बिकम 1/2। तो प्रेशर वो कह रहा है 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं PV = nRT। तो इसमें जो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बनाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या कर रहे थे, टेम्परेचर तो हम यहाँ पर 20 से 100 डिग्री कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे, तो बढ़ना चाहिए ना प्रेशर। मगर बी में उसने लिखा है कि प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो कम, ये वाली बात ठीक नहीं है। सी ऑप्शन है टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट तो होता है। अगर ना होता तो फिर ये काइनेटिक आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर क्यों लगाते, ठीक है। उसके बाद है डी ऑप्शन, तीनों ही गलत हो गई हैं, A B C, तो डी ही हमारी करेक्ट होगी। समझ लेते हैं क्यों करेक्ट है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। तो ये बात ठीक है। अगर आप ये वाली इक्वेशन में देखें तो इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो डी वाली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बाकी सब बातें गलत हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को
अच्छा, रिलेटिव मोलिकुलर मास मतलब मोलिकुलर मास ही आपने फाइंड करना है किसी एक गैस का, तो वो उसके लिए क्या इक्वेशन करेक्ट होगी। अगर आप ये इक्वेशन देखें, ये ऑप्शंस, तो आपको पता चलेगा ये कोई आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेशन बनाया है। और आपको ये याद भी होना चाहिए, आपके बुक में बना भी हुआ है, मगर मैं यहाँ पर आपको ड्राइव करके बता देता हूँ कि अगर आपको भूल भी जाए तो आपने कैसे बनाना है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास होता है। अगर हम एन की जगह पर एन की वैल्यू लगा दें, दैट इज़ मैस ओवर मोलर मैस, तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा मैस ओवर मोलर मैस। और आर टी मोलर मैस हमें फाइंड करना है, मोलिकुलर मैस जिसको कह रहा हूँ, तो इसको इधर ले जाऊँगा और पी वी को इधर आकर एम से डिवाइड करवा दूंगा, तो मोलर मैस इक्वल हो जाएगा एम आर टी ओवर पी वी। ठीक है, और ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, दैट इज़ ये कौन सी ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं। तो ये है मोलिकुलर मैस इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी, बाकी सब जो है वो गलत होंगी, डी हमारा करेक्ट होगा। अगर आप इसको डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है ये मैस ओवर वॉल्यूम, ये तो हो जाएगा डेंसिटी, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोलिकुलर मैस इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी। तो ये डेंसिटी की टर्म में मोलिकुलर मैस निकल आएगा। इसे आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको आइडियल गैस इक्वेशन से निकालना आना चाहिए, और वो आगे जाके इस्तेमाल भी हुआ है, उससे एमसीक्यूज आए हैं। अच्छा, वो आगे जाके हम निकालेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैसेज। चलो, आपने बताना है कि आइडियल और रियल गैसेज के लिए कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है। तो आप ये बात तो पहले समझ लें कि हम कहते थे कि जो आइडियल गैस है उसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कौन नहीं है, दोनों कोई नहीं है, ठीक है, ये नहीं है उसमें। और उसके बाद दूसरी हम आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या लिखते कि इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो ये दो बातें हम लिखते थे, मगर जो वो कह रहा है कि ये दो बातें तो आइडियल के लिए होगी, तो ऐसी बातें बताएं जो कि आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए हो, तो वो हम देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर देखें, हैव नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ आइडियल के लिए है केस। अगर आपने नॉन आइडियल के देखने हैं तो नॉन आइडियल में तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अगर आप दूसरी बात देखें तो वो कह रहा है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, तो क्या इलास्टिक कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ये तो आइडियल गैस में इलास्टिक होती है, जबकि नॉन आइडियल में इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, तो ये बी वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो जो सी वाली बात है आप वो देखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, हाँ ये बात ठीक है कि चाहे गैस आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं। जो डी वाली बात है, एक्चुअल वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सिर्फ आइडियल गैसेज के लिए है, दोनों के लिए नहीं है। तो सी वाली बात दोनों गैसेज के लिए है, आइडियल नॉन आइडियल, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मतलब कि द एब्सोल्यूट ज़ीरो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस विल बी। एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसकी क्या कंडीशन होगी। तो बच्चों एब्सोल्यूट ज़ीरो, एक तो आप ये बात पढ़ते हैं कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 केल्विन है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है जहाँ पर वॉल्यूम 0 हो जाता है गैसेस का। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम 0 हो जाए, मगर आप ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हमें पता है। और इसके बाद दूसरा हम ये भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो भी 0 हो जाती है। ये किस नीयत से हम कहते हैं, ये इस वजह से कहते हैं कि हमने वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ऐसा भी टेम्परेचर आएगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही कम हो जाए, 0 हो जाएगी। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं वहाँ पर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर किसी भी तरह की जो मोशन है वो सारी 0 हो जाएंगी, तो मतलब आर मोशंस आर सीज्ड, ये हमारा आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको आइडियल गैस की डेंसिटी निकालना आती है, मगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से आप डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि अगर हम P को एक साइड पर रखें, V को इधर ही, अभी मैस की नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैस और मोलर मैस लिख दें, और RT मोलर मैस को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये PM, और V जो है वो उसको मैस से डिवाइड करवा दें तो आएगा मैस ओवर V RT। अब हमें पता है मैस ओवर V क्या होता है, डेंसिटी के इक्वल, तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू DRT
और अगर डी को एक तरफ करें तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू PM/RT। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। तो उसने रिलेशन में पूछा ये है कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो डेंसिटी यहाँ से देखें तो ये मोलिकुलर मास के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है। और अगर आप देखेंगे हाँ प्रेशर के भी ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, प्रेशर भी है ये देखो। तो ये तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 14वां सवाल थोड़ा सा ना अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होती है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। सवाल ये है, वो कह रहा है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट फॉलोइंग प्रेशर। कौन सा प्रेशर है जहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाएगा। NMD कैट 2020 में आया हुआ सवाल जो कि नम्स ने लिया था। अच्छा अब समझे ज़रा पहले मेरी बात को कि कोई भी गैस जब आइडियल हो तो हम तब भी उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और हमें पता है कोई भी गैस जब आइडियल हो तो उसके ऊपर जो प्रेशर की कंडीशन होती है ना, तो वो प्रेशर उसका जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे कोई भी गैस जो है वो आइडियली बिहेव करती है। तो देखें अब ज़रा, जब कोई गैस का प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियसली वो आइडियली बिहेव करेगी, और आइडियली बिहेव करेगी तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। ये हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बन गई। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा कि कोई लो प्रेशर की वैल्यू हो तो वहाँ पर लो प्रेशर की वैल्यू पर गैस आइडियल बिहेव करेगी, और आइडियल बिहेव करने की वजह से उसका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तो इसमें से सबसे लो वैल्यू कौन सी है प्रेशर की, वो है 2 ATM, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो आपको नॉन आइडियल का केस हो जाए कि नॉन आइडियल कहाँ पर बिहेव करेगी गैस, तो नॉन आइडियल के लिए आपने याद रखना है, सॉरी ये यहाँ पर ये केस हो जाए कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल कहाँ पर नहीं होगा, तो आपने पढ़ना है कि नॉन नेग्लिजिबल एक्चुअल वॉल्यूम किस में होता है, वो नॉन आइडियल में होता है, वो होता है नॉन आइडियल में। और नॉन आइडियल के लिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो अगर नॉन यही सवाल होता है कि किसके लिए नेग्लिजिबल नहीं होगा एक्चुअल वॉल्यूम, तो वो हमारे पास हाई प्रेशर में होना था, फिर हमारे पास डी आंसर होना था। तो अभी के लिए हमारे पास ए ऑप्शन है। टेम्परेचर का भी सवाल आता तो आपको पता है कि आइडियल के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई प्रेशर लो और हाई टेम्परेचर, ये सवाल आया हुआ है कि कौन सी कंडीशन है आइडियल गैस के लिए, तो उसके लिए होनी चाहिए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। और नॉन आइडियल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो ये कंडीशन याद रखनी है। यहाँ तक हो गया हमारे पास 2020 तक के MCQ। अब हम चलते हैं 2022, 23 और 24 के MCQ सोल्व करते हैं। चलिए 2022 के MCQs की तरफ आते हैं। सबसे पहला 2022 में सवाल आया है, इफ़ वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 केल्विन। 1 मोल आइडियल गैस को हमने 1 केल्विन तक टेम्परेचर उसका बढ़ाना है। वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ये कुछ आर की वैल्यूज़ नहीं है, तो अगर हम आर की वैल्यूज़ को इस तरह ये वाली आर की वैल्यू लिखें जो कि एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब में लिखी जाती है, तो वो होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM, डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। तो मतलब ये यहाँ से देखें ज़रा, अगर हमें 1 मोल, पर मोल का मतलब 1 मोल गैस का पर केल्विन मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM। अब आप लोगों का सवाल होगा सर जी ये तो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये डेसीमीटर क्यूब ATM कब से एनर्जी का यूनिट हो गया अभी हैं, डेसीमीटर क्यूब ATM कब से एनर्जी का यूनिट हो गया। एनर्जी का यूनिट तो जूल किलो जूल पर एनर्जी होता है। तो वो वाला ये वाली बात आप इस तरह समझे कि ये जो ATM डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, ATM किसका यूनिट है, प्रेशर का। तो अब बात देखें प्रेशर वॉल्यूम PV का प्रोडक्ट,
ये वर्क के बराबर नहीं होता क्या, गैस के वर्क के बराबर। और वर्क ही क्या होती है, एक तरह का एनर्जी होता है, एक तरह का वर्क भी एक तरह की एनर्जी होती है। तो वर्क का यूनिट हम जूल में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि ये भी जो है वो एक तरह की एनर्जी का यूनिट ही हुआ, डेसीमीटर क्यूब एटीएम। तो हमारे पास आंसर होगा 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम। ये वाला आंसर होगा डी। अगला सवाल, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स, ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए मगर बहुत ही इजी से होने वाला सवाल। 9.6% अमोनिया and 22.6% N2, 67.8% H2 gases. If total pressure is 50 atm, total pressure 50 atm है, then partial pressure of hydrogen gas, तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर दो। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रख लें कि यहाँ पर जो उसने ये परसेंटेज दी है हमें, इसमें कहीं पर उसने जिक्र नहीं किया कि ये परसेंटेज बाय मैस है या फिर परसेंटेज बाय मोल्स है। तो अगर हम इसको परसेंटेज बाय मोल्स लेकर फाइंड करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये सवाल। अगर मैथ्स का नहीं कंसीडर उसने बताया तो मतलब ये परसेंटेज बाय मोल्स है। मतलब ये कि अगर हम कोई गैस, ये कंटेनर ले लिया हमने, एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर तीनों गैसेज हैं, NH3 भी है, नाइट्रोजन भी है और हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। अब वो कह रहा है अगर मान लें कि ये तीनों गैसेज को मिलाकर 100 मोल्स हैं, तीनों गैसेज के टोटल मोल्स कितने हैं, 100 मोल्स हैं, ये कितने हैं टोटल मोल्स। तो इसमें से जो हमारे पास NH3 के जो मोल्स हैं वो कितने होंगे, फिर NH3 की उसने परसेंटेज दी है 9.6, तो 9.6 मोल होंगे। हाइड्रोजन के जो दिए हैं वो दिए हैं उसने 67.8 मोल्स हैं, और जबकि आप नाइट्रोजन के दिए हैं 22.6, तो इतने मोल्स दे दिए हैं। अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम करना है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रख लें कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, जिस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, वो इक्वल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे, जैसा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 हाइड्रोजन और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन नहीं पता, टोटल प्रेशर तो हमें पता है। टोटल प्रेशर ये देखें, टोटल प्रेशर तो उसने 50 atm दे दिया, ये 50 atm। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका गैस का टोटल पार्शियल प्रेशर क्या है हाइड्रोजन गैस का। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय पीटी। और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने क्या कितने हैं 67.8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है 50। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको सोल्व नहीं किया गया तो हम भी इसी तरह इसको लिख देंगे, सोल्व नहीं करेंगे। तो अगर इसको देखोगे तो आप लोग यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 67.8 मल्टीप्लाई बाय 50। ये देखो ये 67.8 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, तो वो हमारे पास है बी ऑप्शन में। जबकि बाकी सब में देखोगे 100 ऊपर है, किसी में 100/100 है, किसी में यहाँ पर डिवाइड आ गया, प्लस आ गया, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, बी आंसर। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा टेक्निकली सोचने की ज़रूरत थी, तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लोज कंटिन्यूज बिटवीन होटर एंड कूलर गैसेज रिमेन्स कंटिन्यूड अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल। तो कह रहा है अगर आपके पास ये एक हॉट गैस है और एक कूल गैस है, तो हॉट से कूल गैस यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो जाता रहेगा, कब तक, जब तक इस वाले के और इस वाले के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। तो वो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर हो जाएगी, तब तक ये जाता रहेगा। अच्छा देखिए, अब यही सवाल जो मैंने अभी आपको पीछे करवाया 2022 का, यही सवाल 2023 में दोबारा रिपीट हो गया था। द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लोज कंटिन्यूज बिटवीन होटर एंड कूलर बॉडी एंड रिमेन्स कंटिन्यू अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल हैव इक्वल। तो इसका भी आपको बताया एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वाले थ्योरी में एक लाइन लिखी है उसने। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। किस गैस की लोवेस्ट डेंसिटी है रूम टेम्परेचर पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो अभी हमने पीछे निकाला है PM/RT। तो इसमें डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन देख लो, तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी गैस का
मोलिकुलर मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखना है कि लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है, तो फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि मोलिकुलर मास किसका कम है। तो जब हम देखेंगे मोलिकुलर मास किसका कम है तो वो हमारे पास उसकी डेंसिटी लोवेस्ट होगी। तो नियॉन का मोलिकुलर मास कितना होता है 20, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है तो वो N2 होगा और इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो वो O2 होगा तो उसका होगा 32 ग्राम। और फ्लोरीन का मोलर मास कितना होगा, फ्लोरीन F2 की बात हो रही है तो इसका होगा 38 के करीब। तो अभी तक देखिए हमें क्या ढूंढना था कि जिसका मोलर मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो मोलर मास यहाँ पर आ रहा है 20 सबसे कम, तो मतलब नियॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी। नेक्स्ट 2024 में आए हुए सवाल हैं। तो पहला सवाल था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन आइडियल गैसेस। अच्छा ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी आइडियल गैस है तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो तो ना होने के बराबर होंगी, मतलब होंगी नहीं। हमारी बुक में लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन आइडियल गैस, या फिर आइडियल देयर आर इन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर एब्सेंट, ये लिखा हुआ है, होती ही नहीं है। ठीक है, तो होंगी नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, एब्सेंट होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट सवाल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज, तो मतलब अच्छा क्या इसमें सीधी सीधी आइडियल गैस इक्वेशन पूछी गई है, वो होती थी पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर कैपिटल टी आना चाहिए था मगर आप देखेंगे सभी में स्मॉल टी है तो हमारा आंसर फिर बी ही हो जाएगा। अगला सवाल था द रियल गैस इक्वेशन शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। तो आपको मैंने अभी बताया है कि जो रियल गैस होती है वो रियल गैस क्यों रियल गैस होती है, वो आइडियल से क्यों डेविएट होती है, मतलब रियल गैस कब आइडियल गैस रियल बनती है, जब हम प्रेशर क्या करें हाई और टेम्परेचर क्या करें लो, तब वो आइडियल गैस जो है वो रियल गैस बन जाती है। तो बच्चों को ये तो याद रहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में से एक हाई एक लो है, कौन हाई कौन लो है वो नहीं याद रहता, तो आप याद रख लें प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो वो हमारे पास सी ऑप्शन में है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो यहाँ तक थे बच्चों आपके जो गैसीय स्टेट के एमसीक्यूज अभी तक 2010 से लेकर 2024 तक एमसीक्यूज। मज़ीद प्ले लिस्ट में जाकर देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर कर चुके हैं और कौन कौन से अभी रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक के ज़्यादातर अभी रहते हैं, तो अब ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो जाएगा।